तो एक्चुअली देखो, रोटेशनल से पहले ऑब्लिक कोलिजन का एक सेकेंड केस 2 हम लोग ले लेते हैं। और केस 2 में करना क्या है कि एक सिचुएशन और उसमें बाकी रह गया था, उसको पढ़ने के बाद हम लोग तब रोटेशनल मोशन में आएंगे। ठीक है, तो केस 2 में ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड किस तरह के सवाल आते हैं उसको देखो ध्यान से। जैसे मान लो, सपोज करो कि एक बॉल ऐसे ले रहे हैं और ये जो बॉल है ये एक बॉल ऐसे ले लिए और ये बॉल मान लो कि एक सर्टेन स्पीड v0 से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये फिर ऐसे v0 से मूव करते हुए, गुड इवनिंग, और ये v0 से ऐसे मूव कर रहा है और एक बॉल यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और ये सपोज करो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। मतलब ऑब्लिक कोलिजन में हम लोग कुछ सवाल ऐसे बनाए थे जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगता था, और पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था। लेकिन आज का ये जो सिचुएशन हम लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन का, ये केस 2 है और इस केस 2 में देख सकते हो कि केस 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो बॉल ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ये पहला बॉल है, ये दूसरा बॉल है, और ये वाला बॉल क्या कर रहा है कि v0 से मूव करते हुए जा रहा है और ये जो बॉल सेकेंड जो रेस्ट में इसके साथ इसको हिट कर रहा है। तो ये क्या था, इनिशियल कंडीशन था। इसको आप लोग कह सकते हो कि ये इनिशियल कंडीशन ये था। इनिशियल मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, इनिशियल कंडीशन ये था। और ये फिर बॉल जो है जैसे ये इस तरह कोलाइड करेगा यहाँ पर, तो ये हम लोग कोलिजन ऐसे ले लेते हैं। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये जो बॉल है और ये जो बॉल है दोनों, ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकेंड बॉल था। आफ्टर कोलिजन ये वाला बॉल क्या कर रहा है कि कुछ वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला बॉल कुछ वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। और ये सपोज करो ये एंगल बना रहा अल्फ़ा और ये एंगल बना रहा बीटा, ऐसा दिया हुआ है। ये वाला पूरा सिनेरियो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक बॉल था और ये बॉल और ये दूसरा बॉल रेस्ट में था और ये सीधे इस तरह जा रहा, और जाने के बाद इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। किसको हिट कर रहा है? सेकेंड बॉल को। और जैसे हिट कर रहा है तो ये जो पहला बॉल है ये v1 के साथ इधर जा रहा है और दूसरा बॉल v2 के साथ इधर जा रहा है। ठीक है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये पहले बताओ कि ये कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है या हेड ऑन कोलिजन है? कौन बताएगा? ऑब्लिक है। क्यों ऑब्लिक है बता सकते हो? ये बॉल ऐसे जाके इसको हिट कर, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर देखोगे तो अगर यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है ऐसा कुछ है, जबकि एग्जैक्टली होगा क्या कि देखो सिचुएशन कैसा ऐसा है, एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पर है और ये सीधा ऐसे जाके इसको ऐसे हीट कर रहा है। तो ये जब हीट करेगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा और ये जो लाइन ऐसे जाएगा दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और कोलिजन के बाद ये ऐसे जाके हिट किया तो ये कुछ इधर जा रहा है, ये अब जा रहा है v1 के साथ इधर, ये v2 के साथ इधर जा रहा है, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये जो कोलिजन है ऐसे जाके हिट कर रहा है, मतलब ऐसे जाके हिट करेगा, देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग था। इसीलिए ये जो कोलिजन हम लोग देख रहे हैं ये कोलिजन हेड ऑन कोलिजन नहीं, ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा कोलिजन है? ये फाइनल सिचुएशन है और इस तरह के कोलिजन को बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है? ये जो लाइन दिखाए हैं ये कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन कौन सा लाइन है? इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये बताओ इसको बनाओगे कैसे? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के ऑब्लिक कोलिजन को?
तो इसके लिए देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसको बनाने का तरीका क्या है कि कोई भी कोलिजन होगा हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोलिजन के लिए भी हम लोग मतलब कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन हो चाहे कोई भी कोलिजन हो, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ई का वैल्यू नहीं दिया है। इसके पहले ऑब्लिक कोलिजन जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ई का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन इसमें ई का वैल्यू नहीं दिया है। अगर ई का वैल्यू नहीं दिया है फिर भी यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अप्लाई करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होगा, तो इसको एक्स ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करोगे। ये 2D है या 1D हो रहा है, 2D है तो 2D में एक्स और वाई लेना होगा। तो यहाँ दो डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा बता सकते हो। एलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। कोई बताएगा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, बोल नहीं रहे हो। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम वी नॉट प्लस जीरो फाइनल। लेकिन ये किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है। तो ये वाला जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग ही है, ये इनिशियल डायरेक्शन और वेलोसिटी को एक्स मान लिया और इसके परपेंडिकुलर वाई मान लिए। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल डायग्राम में ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी नॉट। लेकिन मोमेंटम कौन सा लेना है, एक्स के डायरेक्शन वाला, और इसका मोमेंटम तो जीरो है। और फाइनल क्या होगा मोमेंटम बताओ, बोलोगे तब समझ में आएगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, पहला पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम। तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एकदम सही है। इसका दो कंपोनेंट होगा, किसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक इस तरफ आ जाए, पहले का कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, इसको लिखेंगे v1 cos अल्फा, और दूसरे का कंपोनेंट किधर आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा y के लॉन्ग v1 sin अल्फा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v2 cos बीटा, और y के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा v2 sin बीटा। ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि x और y एक्सिस के लॉन्ग हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, तो हम लोग x वाला कंपोनेंट चाहिए। पहले का x के एक डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम और दूसरे का x डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम। तो पहले का x डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम कितना होगा, एम वी, इसको m1 मान लेते हैं, इसका मास m1 ले लिए। तो m1 v1 cos अल्फा प्लस सेकेंड का मोमेंटम x डायरेक्शन के लॉन्ग m2 v2 cos बीटा। तो ये, और तो यहाँ से एक पहला इक्वेशन निकल गया m1 v नॉट इक्वल्स टू m1 v1, और ये कितना आ जाएगा cos अल्फा प्लस m2 v2, और ये क्या आ गया cos बीटा आ गया। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन कौन सा निकलेगा हम लोग का, एलोंग वाई एक्सिस। एलोंग वाई एक्सिस भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम एलोंग वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, अर्जुन तुम बताओ पहले का मोमेंटम कितना है, एकदम सही है, क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम एक्स के लॉन्ग है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कोई मोमेंटम नहीं है, इसका टोटल एक्स के लॉन्ग मोमेंटम है। तो ये तो जीरो आ गया, प्लस इसका मोमेंटम पहले दूसरे का, इसका भी जीरो। अच्छा ये बताओ कि पहले का मोमेंटम क्या होगा वाई के लॉन्ग, m1 v1 साइन अल्फा प्लस दूसरे का m2 v2 साइन बीटा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, साइन बीटा। यहाँ से लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1 साइन अल्फा प्लस m2 v2 साइन बीटा। ये लिख सकते हैं, बोल नहीं रहो। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गया, एक एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, और दूसरा वाई डायरेक्शन के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो ये जो ये एग्जांपल केस 2 था ऑब्लिक कोलिजन का, केस 2 था ऑब्लिक कोलिजन का, और इसमें हम लोग का सबसे स्पेशल पॉइंट क्या था कि ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ई नहीं दिया हुआ था, और इस तरह का सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कोलिजन में।
तो ऑब्लिक कोलिजन में इस तरह का भी सवाल आता है। तो इसमें बस करना कुछ नहीं है, इनिशियल डायग्राम बनाओगे, फाइनल बनाओगे, और ये जो लाइन होता है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं होता है, ये लाइन जो होता है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और ये जो v1 वेक्टर है पहले पार्टिकल का जो आफ्टर कोलिजन, इसका वेलोसिटी है v1, और अल्फा जो एंगल बनाता है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से नहीं बना रहा है। तो ये अल्फा इस लाइन के लॉन्ग बना रहा है, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। और ये बीटा एंगल बना रहा किस लाइन के साथ, इसी लाइन के साथ बना रहा। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। और ये दो इक्वेशन लिख दोगे, सवाल बन जाएगा। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, तो देखो इसमें क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि अ बॉल ऑफ मास, इसको एक बार अपने खुद से ट्राई करो। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m moving with velocity 9 meter per second strikes an identical stationary ball just after collision both the balls moving such that their velocity vectors makes an angle 30 degree with initial direction of motion of the ball. Find the velocities of the ball just after the collision. चलो इसको बनाओ जल्दी। सबसे पहले इसी तरह इनिशियल डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, फाइनल डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, और दो इक्वेशन लिख देना है, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, बस हो गया, सवाल बन जाएगा। केवल वेलोसिटी लेट कर लेना। सभी लोग ट्राई करो। सबसे पहले देखो क्या करोगे, इनिशियल डायग्राम बनाओ। इनिशियल में ये बॉल ऐसे है, ये कितना से चल रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और एक बॉल ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों का मास सेम है। और फिर इसके बाद ये इस डायरेक्शन ऐसे जा रहा था और इसके साथ कोलाइड किया, तो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे था, और जैसे ही कोलिजन होगा तो ये बॉल और ये बॉल इनिशियल डायरेक्शन के साथ कुछ वेलोसिटी बनाएगा, ये v1 मान लेते हैं, और ये v2 ऐसे बना रहा है, और ये दोनों एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो तुमसे पूछा है कि इन दोनों बॉल का वेलोसिटी क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये कैसे बनाओगे, बोलो। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा, एक्स और वाई, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा एक्स और वाई एक्सिस उसको बनाना होगा। तो सबसे पहले एलोंग एक्स एक्सिस एक इक्वेशन लिखते हैं। तो एलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, नहीं बता सकते हो। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मास m ले लेते हैं, और इसका वेलोसिटी कितना है, +9 होगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो +9 प्लस इसका मोमेंटम एक्स के लॉन्ग कितना है, 0, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका पहले का मोमेंटम, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक्स के लॉन्ग, तो इसका एक कंपोनेंट निकाल लो, ये v1 cos 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, m v1 cos 30 डिग्री, प्लस अब क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसका दो कंपोनेंट आएगा, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक्स के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं m v2 cos 30 डिग्री,
और फिर यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे तो 9m, अच्छा m तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू v1 प्लस √3/2 इंटू v2। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया एक्स एक्सिस से, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, वाई एक्सिस से मिल जाएगा। तो एलोंग वाई एक्सिस, इस तरह का सवाल कोलिजन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्लिक कोलिजन से। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा कि पहले का वाई एक्सिस के एलोंग मोमेंटम 0, दूसरे का 0, फाइनल इसका कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 sin 30 डिग्री और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2 sin 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा m1 v1 sin 30 डिग्री और एक m आ जाएगा और प्लस m प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या नीचे है, ये मोमेंटम नीचे होगा, तो माइनस m v2 sin 30 डिग्री और यहाँ से क्या निकल जाएगा v1 = v2 निकल जाएगा। देखो तो आएगा, इन दोनों m तो कैंसिल हो गया, sin 30 कैंसिल, तो v1 = v2 आ गया। तो इसको v मान लेते हैं और इसको इसमें पुट कर दो। अगर ये पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा v1 और v2 दोनों बराबर आएगा 3√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे ना, ये कर नहीं रहे हैं। यहाँ से v1 और v2 दोनों बराबर आ गया, इसमें v1 v2 को v इसमें पुट कर दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, v1 v2 निकल जाएगा तुम्हारा कितना 3√3 मीटर पर सेकेंड। बोल नहीं रहो, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह का सवाल आता है और इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है। इसमें ई दिया हुआ नहीं, ऑब्लिक कोलिजन है लेकिन ई नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखना ऑब्लिक कोलिजन से दो तरह का सवाल आता है, एक में ई दिया हुआ रहेगा, एक में ई नहीं दिया रहेगा। तो अगर ई दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं, ये पिछले तरीके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और इसमें ई नहीं दिया हुआ है तब भी इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोलिजन अब पूरा कंप्लीट हो गया, अब जितना सवाल बनाना हो बना सकते हो। आज रोटेशनल मोशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि कोई बताएगा कि रोटेशनल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। कोई बताएगा कि रोटेशनल मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। रोटेशनल मोशन होता क्या है, ये कह सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले भी बताए थे कि ये टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है, सोच सकते हो कि कोटा में कुछ टीचर इसको पढ़ाने के लिए 10,000 लेते हैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम लोग को 10,000 नहीं देना है। पहले ये बताओ कि रोटेशनल मोशन के बारे में कौन बताएगा, क्या होता है, मतलब कैसे समझोगे रोटेशनल मोशन है क्या। तो एक्चुअली देखो रोटेशनल मोशन के लिए सबसे पहला जो टर्म है, हम लोग पहला टर्म सबसे स्टार्टिंग टर्म हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है रिजिड बॉडी, क्योंकि मेनली ये जो मोशन है रिजिड बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी होता क्या है। तो एक्चुअली देखो अभी तक जो मोशन हम लोग पढ़ रहे थे वो मोशन क्या था, बहुत सिंपल मोशन था कि उसमें हम लोग जो पार्टिकल या जो भी सिस्टम लेते थे वो एक सिंपल सा एक पार्टिकल होता था, पार्टिकल मतलब डस्ट पार्टिकल की तरह होता था, और उसको सिस्टम लेकर सारा कुछ एनालिसिस करते थे। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हम लोग के पास सिस्टम होता है, जो मोशन होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। वो जो बॉडी हम लोग जो भी सिस्टम लेते हैं वो सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। उसको मेनली जो सिस्टम होता है कह सकते हो मोशन से रिलेटेड, वो एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम होता है जिसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, मतलब एक सिंपल पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि रिजिड बॉडी होता क्या है। तो एग्जैक्टली देखो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ n number of particles in which distance between any two points always remains fixed। पहला कंसेप्ट क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि जो हम लोग सिस्टम लेते हैं अगर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर होगा तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उसका जो सिस्टम होगा
वो सिस्टम तुम्हारा रिजिड बॉडी कब कहलाएगा, जब उसमें एक कंडीशन फॉलो होगा, और वो कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। जैसे कहने का मतलब क्या है, मान लो कि एक इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारा, ये रिजिड बॉडी कब कहलाएगा, पहला तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो सिंपली दिख रहा है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बोल नहीं रहे हो, ये क्या है, इसमें इंटरेक्ट करो, रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजिड बॉडी है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बना है, लगभग 10⁻23 एटम से मिलकर बना होगा, अगर एक यूनिट वॉल्यूम ले लोगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्लस अगर देखोगे तो इसमें अगर कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, अगर हम दो पॉइंट इस बॉडी के अंदर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट, एक ये ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, तो एक्चुअली क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस डी, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को, इस तरह के सिस्टम को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। जैसे ये वाला दो, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन विच, जैसे मान लो दो पॉइंट्स, ये नहीं है कुछ, जैसे मान लो कि ये दो पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और ये दो पॉइंट जब इस बॉडी का लेते हो पार्टिकल, तो ये जब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज फिक्स्ड है, तो इस तरह की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो ये जो हम लोग का सिस्टम है, ये जो बॉडी है, इसको हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। लेकिन अगर मान लो यही अगर रबड़ का बना होता, रबड़ का बना होता तो उसको अगर हम लोग ऐसे फोर्स एग्जर्ट करते तो ये थोड़ा सा कंप्रेस होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ क्या होता है, चेंज कर जाता है, तो उस रबड़ को, उस मटेरियल को हम लोग रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिजिड बॉडी का कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो मतलब वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलें, ये तो क्लियर हो गया पहला क्या, क्योंकि मेनली जो रोटेशनल मोशन है इट इज़ रिलेटेड टू रिजिड बॉडी। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि जो सिस्टम हम ले रहे हैं, रिजिड बॉडी ले रहे हैं, तो ये रिजिड बॉडी यूनिवर्स में कितने टाइप का मोशन शो कर सकता है, तो एक्चुअली क्या होगा, ये मेनली ये तुम्हारा तीन तरह का मोशन शो करता है। एक होता है, मेनली दो होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा तुम्हारा होगा ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इसको रोटेशनल मोशन, और भी होता है रोटेशनल मोशन। दो तरह का मोशन मेनली ये शो करता है, और एक तीसरा भी होता है कर्विलिनियर मोशन, लेकिन कर्विलिनियर पर नहीं आते, मेनली हम लोग को दो मोशन के बारे में समझना है। ठीक है, दैट मीन्स आज के बाद तुम अपने अगल बगल जैसे एक टेबल देखते हो, एक चेयर देखते हो, कोई भी रिजिड बॉडी देखते हो, एक फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल को रिजिड बॉडी की तरह अगर बहुत टाइट है, प्लास्टिक बॉल को रिजिड बॉडी मान सकते हो। तो ये सब जितने भी रिजिड बॉडी देख रहे हो, तो वो मेनली तुम जब भी उसको देखोगे मोशन में, तो वो आइदर ट्रांसलेट कर रहा होगा, नहीं तो रोटेट कर रहा होगा। और थर्ड जो मोशन होता है कर्विलिनियर मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन, क्योंकि इन रियलिटी हम लोग के पास जो सिस्टम होता है पार्टिकल नहीं होता है, रिजिड बॉडी होता है। तो मेनली ये तीन टाइप का मोशन शो करेगा, और हम लोग को मेन फोकस करना है दो तरह के मोशन पर, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर हम लोग अपने यूनिवर्स में जितने भी रिजिड बॉडी देख रहे हैं वो कितने टाइप का मोशन शो करेगा, तो क्या बताओगे, बोलो जल्दी, कितने टाइप का मोशन शो करेगा, कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और कर्विलिनियर मोशन। मेनली कौन सा शो करता है, ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या होता है, रोटेशनल होता है। अच्छा, कोई बताएगा ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है। अब तीनों मोशन को देखते हैं, रिजिड बॉडी ये तीन तरह का जो मोशन शो करता है, इन तीनों मोशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग कब कहेंगे, कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा, कब कहोगे, कोई ऑब्जर्वर कब कहेगा कि एक बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे हम इसको ऐसे फेंक दिए तो ये ट्रांसलेट कर रहा, रोटेट कर रहा, क्या कर रहा, कब कहोगे, ऐसे फेंक दिए, ऐसे चल रहा है। तो एक्चुअली देखो ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या होता है कि बहुत लोग कोई बताएगा, बोलोगे तब तो,
ट्रांसलेशनल मोशन कोई डिफाइन करेगा क्या होता है? एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, कैसे पता करोगे? इफ अ बॉडी moves in such a way that its orientation remains constant during its journey is called translational motion is said to be in translational motion मतलब अगर तुमको कहना है कि अगर एक बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे बताओगे? क्या कंडीशन है बताओ? पहला कंडीशन ये कि बॉडी ऐसे मूव करे कि उसका ओरिएंटेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो ड्यूरिंग इट्स जर्नी, मतलब जो इंटरवल ले रहे हैं उस इंटरवल में इट ऑल द टाइम उसका ओरिएंटेशन कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, तो ये ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे समझोगे? तो देखो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये मान लो यहाँ से यहाँ चल के आ रहा है, यहाँ से चल के यहाँ आएगा, यहाँ से चल के अगर यहाँ आएगा और आते समय ये कुछ इस तरह चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देखो इस तरह चल रहा है और कंटिन्यूस चले जा रहा है, ये ऐसा कंटिन्यूस चल रहा है। तो तुम लोग सोच के बताओ कि कंटिन्यूस अगर ऐसे चलेगा तो ये कौन सा मोशन शो कर रहा था? एक्चुअली देखो इसका ओरिएंटेशन स्पेस में ऐसा रखा हुआ था, स्पेस में फिर यहाँ पर कुछ देर के बाद वैसा ही है, स्पेस में फिर ऐसा ही है, फिर ऐसा ही है, मतलब स्पेस में जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, जाते समय ये जैसे स्पेस में रखा हुआ था उसी ओरिएंटेशन को, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। द मैनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड इन द स्पेस इज कॉल्ड इट्स ओरिएंटेशन। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, और फिर यहाँ जब आया तो इसका ओरिएंटेशन भी उसी तरह है, यहाँ भी आया तो ओरिएंटेशन वही है, यहाँ आया तो इसका ओरिएंटेशन वही है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर ऐसे बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इसका ओरिएंटेशन इट ऑल द टाइम कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो इस रिजिड बॉडी को बोलेंगे कि ये ट्रांसलेट कर रहा। बोलो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये ट्रांसलेशनल मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा ट्रांसलेट कर रहा था। एग्जैक्टली देखो एक बॉडी ऐसे ले लेते हैं और ये जो रिजिड बॉडी है ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ रहा इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये बॉडी का ओरिएंटेशन अगर कांस्टेंट है तो इस तरह के बॉडी को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट कर रहा। और ट्रांसलेशनल मोशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान से देखो। पहला क्या है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा ले लिया? बी ले लिया। अब ये जैसे यहाँ से ए पॉइंट, जिस बॉडी में ए पॉइंट जहाँ पर होगा और बी पॉइंट जहाँ पर होगा, क्या इस पॉइंट का लोकेशन मोशन के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मतलब विद इन द बॉडी ये जो ए पॉइंट है वो वहीं रहेगा या कहीं और होगा? यहाँ जाने पर वहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस कुछ चला, दिस इज कॉल्ड एस ए, और बी पॉइंट यहाँ है तो बी भी उसी पॉइंट पर होगा क्योंकि रिजिड बॉडी का डिफिनीशन है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस बी। तो तुम लोग बता सकते हो एस ए और एस बी, मतलब एस ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए, और एस बी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। श्याम सिंह ज्वाइन नहीं किया क्या? आदित्य सुल्तानिया ज्वाइन किया कि नहीं किया? अब वो ज्वाइन नहीं किया, तो बोल देना कि काम है ना, तो एक बार बात कर लेगा हमसे। मोहित गुप्ता, कनेक्ट होके सो नहीं ना जाते हो रे भाई तुम लोग? अच्छा ये समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ अगर ये डिस्प्लेस होगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एस ए, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस बी होगा। तो इन दोनों के बीच में बताओ क्या रिलेशन होगा एस ए और एस बी में? एस ए और एस बी दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एस ए और एस बी दोनों क्या आएगा? सेम आएगा।
डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या आएगा भाई, सेम आएगा। एक ही टाइम में ये टाइम 0 ले लेते हैं और ये टाइम t ले लेते हैं, तो t टाइम में ये a पॉइंट जितना डिस्टेंस चलेगा b भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा, a का जो वेलोसिटी होगा b का वेलोसिटी भी क्या होगा, वही होगा। a का जो एक्सेलरेशन होगा और b का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी लोग, लड़कियां कुछ बोल ही नहीं रही, बोलो जल्दी, तुम लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये वाला। तो ये वाला सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि जब बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी रिजिड बॉडी, मतलब हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें, रिजिड बॉडी मतलब विच है सम डायमेंशन। जैसे पार्टिकल का कोई डायमेंशन नहीं था, लेकिन अगर ये रिजिड बॉडी है तो इट है सम डायमेंशन, इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ हाइट होगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी लेंगे तो उसका एक डायमेंशन होगा। तो जो रिजिड बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके जाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम क्या आएगा, सेम आएगा। स्पीड क्या आएगा, सेम आएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कोई रिजिड बॉडी अगर हम लेते हैं तो जब वो ट्रांसलेट करता है तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन उसके सारे पार्टिकल का मोशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ से एक कंडीशन लिख सकते हो, और ये कंडीशन क्या लिखेंगे, ये कंडीशन लिख सकते हो कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी, all the particles of the rigid body have identical motion, ऑल द पार्टिकल्स मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मोशन क्या आएगा, आइडेंटिकल आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका। तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसके साथ साथ अब आते हैं, ये पहला मोशन क्लियर हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड आते हैं रोटेशनल मोशन, जो तुम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे कि रिजिड बॉडी क्या होता है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़े कि रिजिड बॉडी कितने टाइप का मोशन शो कर सकता है, 3 टाइप का, एक ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा क्या हो सकता है, कर्विलिनियर मोशन। पहला हम लोग इसमें मोशन पढ़े, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड, रोटेशनल मोशन। तो अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ये कैसे पता करोगे, ये कैसे पता चलेगा, रोटेशनल मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट its orientation changes with respect to time during its journey then the rigid body is said to be in rotational motion। ठीक है। बस देखो सिंपल सा, अगर तुमसे किसी ने कहा, आज के बाद याद रखना, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है कि रोटेशनल मोशन का मतलब होता क्या है। क्योंकि तुम लोग को क्या लगता है कोई चीज़ घूमता है, रोटेट करता है, नाचता है, तो उसको कहते हैं रोटेट हो रहा है या रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। लेकिन रोटेशनल मोशन का जेन्युइन जो डेफिनीशन है, और यूट्यूब बाबा लोग का कंसेप्ट मत देखना नहीं तो फंस जाओगे। रोटेशनल मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है कि अगर तुम किसी बॉडी को तुमको ऑब्जर्व करना हो और जिस इंटरवल में देख रहे हो, अगर पहला कंडीशन कि वो बॉडी रिजिड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन उस रिजिड बॉडी अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इस तरह वो मूव कर रहा है कि उसका ओरिएंटेशन इट ऑल द टाइम मतलब कंटिन्यूअस फिनोमिनन है। पहली बात कि ये कंटिन्यूअस है, इट ऑल द टाइम अगर उसका ओरिएंटेशन बदलेगा तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि वो रोटेट कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओरिएंटेशन अगर ऐसे जब चल रहा था तो इसका ओरिएंटेशन क्या था, कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं कर रहा था, तो वो ट्रांसलेट कर रहा है रिजिड बॉडी। लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन बदलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रोटेट कर रहा है। कोई एग्जांपल बता सकते हो? जैसे मान लो इसको ले लेते हैं, ये ऐसे था। अब ये सोचो
एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये यहाँ से आगे जा रहा और आगे जाते समय कुछ इस तरह जा रहा, जैसे मान लो यहाँ ऐसे है और ये क्या कर रहा है कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये कुछ इस तरह हो रहा, ये कुछ इस तरह हो रहा। तो ये बताओगे अगर यहाँ से ऐसे था और ऐसे था और ऐसे कुछ हो, टाइम के साथ ऐसे कुछ हो रहा, ये बताओ क्या कर रहा। इसका ओरिएंटेशन पहले t0 पर ऐसा था, नेक्स्ट इंटरवल टाइम ऐसा हो गया, पहले ऐसे रखा हुआ था स्पेस में, अब ऐसे रखा हुआ है, अब फिर अब ऐसे रखा हुआ है, अब ये ऐसा रखा हुआ है। तो इसका कंटिन्यूअस इसका ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे। तो ओरिएंटेशन अगर बदला तो हम लोग कह सकते हैं देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। अब बहुत लोग सोचेंगे नहीं सर अगर ये पूरा ऐसे घूम जाएगा तभी रुक कहेंगे रोटेट कर रहा, नहीं, पूरा घूमना जरूरी नहीं है। तुम जब भी मोशन की बात करते हो, तुम ऑब्जर्वर हो, देन यू नीड टू फिक्स सम इंटरवल ऑफ टाइम, तुमको एक टाइम इंटरवल फिक्स करना होगा कि हम 0 से 2 सेकंड तक देख रहे हैं, तो 0 से 2 सेकंड में कुछ ऐसे हो गया, 0 से 2 सेकंड में मतलब t0 पर यहाँ था और आफ्टर 2 सेकंड कुछ ऐसे हो गया। तो तुमको इस इंटरवल में सोचना है, इस इंटरवल में अगर इट ऑल द टाइम अगर इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन। इसको सिंपल हम लोग कहेंगे रोटेट कर रहा, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बारे में कोई बताएगा हमको कि ये रोटेट कर रहा कि नहीं कर रहा। मान लो यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है और ये कुछ ऐसे जा रहा, ये कुछ ऐसे जा रहा, ये बताओ कि रोटेट कर रहा कि नहीं कर रहा। यहाँ था और ऐसे कुछ जा रहा, सीधा जा रहा, ये सीधा जा रहा, क्या है, ये ऐसे जा रहा, सीधा जा रहा। तो सीधा जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ना कि भाई ट्रांसलेट कर रहा। एकदम सही है, हमको कुछ सोचना नहीं है, ये दोनों हो रहा है कि एक हो रहा, हमको कोई मतलब उससे मतलब नहीं है। हमको ये बस वेरीफाई करना है कि बॉडी इज रोटेट वेदर रोटेटिंग और नॉट, वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सोचना था। तो सिंपल से हम क्या देख रहे थे कि जब बॉडी यहाँ था, यहाँ से जब जा रहा था आगे जाते समय, तो इसका ओरिएंटेशन पहले ऐसे रखा हुआ था स्पेस में, अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया। तो इसका ओरिएंटेशन टाइम के साथ क्या कर रहा, बोल ही नहीं रहे भैया। तो बदलेगा तो आंख बंद करके कहोगे रोटेट कर रहा, ट्रांसलेट कर रहा, क्या नहीं कर रहा वो बाद की बात है, हमको रोटेशन चेक करना था। तो हम लोग कहेंगे कि ये भाई रोटेट कर रहा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये रोटेट कर रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? तो दो एग्जाम्पल हम लोग देखे। पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक बॉडी को फिक्स कर देते हैं, अगर हम फिक्स कर दिए और यहाँ से ऐसे होकर कुछ देर के बाद अगर यहाँ पहुँच गया, तो ये बॉडी अगर यहाँ पहुँच गया तो ये बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कहेंगे सिंपल सा रोटेट कर रहा। रोटेशन के लिए पूरा घूमना जरूरी नहीं है, रोटेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम उसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो पहले ऐसे था और ऐसे हो गया, तो इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, दैट मीन सिंपल से हम आंख बंद कर कहेंगे कि रोटेट कर रहा भाई, और कुछ हमको सोचना नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड कंडीशन ऐसा ले लेते हैं, मान लो ये पहले ऐसे था और आफ्टर सम टाइम फिर ये कुछ ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो तुमसे बोला कि ये क्या कर रहा है, ये तो सीधा जा रहा था, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा जा रहा, बट ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमको इससे मतलब है रोटेशन इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन दिस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इसका ओरिएंटेशन क्या हो रहा, पहले ऐसे था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा भाई। तो सिंपल कहेंगे रोटेट कर रहा, रोटेट कर रहा, हो गया। अब सिंपल सा तीसरा कंडीशन ऐसे तुमको दे दिया, मान लो तीसरा कंडीशन कुछ ऐसे दे दिया और तीसरे कंडीशन में तुमसे दे दिया इस तरह का, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे और रिस्पॉन्स दोगे तो मज़ा आएगा। और सही बता रहे हैं, इसके बाद रोटेशनल तुम लोग को एकदम लगेगा जैसे बहुत आसान चैप्टर है। ये पंखा है, मान लो, देखो अपने घर का पंखा, ऊपर देखो,
ऐसे ही मत देखना अपना, जिनके पास पंखा है उनकी बात कर रहे हैं। पंखे की तरफ देखो, तो ये पंखा है, ये जब ऐसे घूमता है तो ये बताओ ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पंखा ऐसे नाच रहा है तो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं, ये तो हम बचपन से जानते हैं। लेकिन नहीं, अब बचपन वाला कंसेप्ट छोड़ दो, अभी जो एक्चुअल डेफिनेशन है रोटेशन का, उस कंसेप्ट को अप्लाई करो। कैसे पता करोगे कि ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ओरिएंटेशन बदल रही है तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन पता कब चलेगा, जब इसके अंदर एक लाइन ले लो। ये वाला एक लाइन ले लेते हैं। तुम देखो जब पंखा को देखना शुरू किया लाइन यहाँ था, कुछ देर के बाद ये वाला लाइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट तुमको लगेगा कि वो, जैसे मान लो एक सर्कुलर प्लेट है, ये मान लो कि एक सर्कुलर डिस्क है, ऐसे ले लेते हैं, एक सर्कुलर डिस्क है इस तरह, और इसको यहाँ बीच में फिक्स कर दिए और ये घूम रहा, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो इसके लिए क्या करो, कोई उस पर एक लाइन ऐसे या कोई रेड कलर का एक पेपर लगा दो, चिपका दो, तो देखना ये पेपर तुमको दिखेगा कि पेपर यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, पेपर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो हम लोग कहेंगे ये प्लेट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्ट में तुमको ओरिएंटेशन चेक करना हो कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो क्या करोगे, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो और वो लाइन को टाइम के साथ ऑब्जर्व करो। तो ये लाइन यहाँ पहले ऐसे था, इस लाइन का ओरिएंटेशन बदल गया। अगर इस बॉडी के अंदर कोई एक लाइन बनाते हो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर प्लेट है, घूम रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो उसको अगर तुमको डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने के लिए उस बॉडी के अंदर एक लाइन ले लेंगे और उस लाइन को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करते समय अगर ये इस लाइन का ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो देखो पहले लाइन ऐसे था, अब लाइन ऐसे हो गया, ओरिएंटेशन इसका बदल गया, तो हम लोग बोलेंगे कि फैन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर ये लाइन रोटेट कर रहा है, इसका मतलब फैन भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा। नहीं समझ में आ रहा ना। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर ऐसे है, अगर हमको देखना हो कि ये रोटेट, तो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या करोगे, यहाँ सिंपल एक लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर दो बॉडी के अंदर, और उस लाइन का ओरिएंटेशन बदल रहा है, मतलब बॉडी रोटेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था रोटेशनल मोशन का, ठीक है। तो अब देखो, तुम यूनिवर्स में कोई भी रिजिड बॉडी को देखोगे और तुमको आइडेंटिफाई करना हो कि रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सिंपल क्या करो, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसमें भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर उस बॉडी के अंदर के उस लाइन का ओरिएंटेशन बदल रहा है, दैट मीन्स उस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, और बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ तक जो हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन रोटेशनल मोशन को अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं अब, क्योंकि हमको रोटेशनल मोशन पर फोकस करना है। तो इस पर इसको डिटेल में कैसे जाएंगे, ध्यान से देखना। ये ध्यान में रखोगे, फॉर द स्टडी ऑफ, इसमें एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो एकदम ढंग से बनाओगे, बुक कोई भी बुक में ढंग से सब दिया नहीं है। इंडियन ऑथर के पास तो मतलब समझो औकात ही नहीं है, कुछ भी लिख दिया है। लेकिन तुम लोग को जो बता रहे हैं, कौन सी दुनिया में तुम लोग रहते हो बताओ, अभी ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, मतलब जब क्लास ख़त्म होने आ रहा तब। बहुत दुख लगता है, बताओ इतना मेहनत करके एक एक चीज़ तुम लोग को समझाओ और टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे। फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन क्या करेंगे बताओ। इसमें तुमको करना क्या, तीन टर्म डिफाइन करना होगा। एक है प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन। दूसरा टर्म डिफाइन करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। और तीसरा टर्म डिफाइन करना है तुमको, इसको COR भी बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको AOR भी कह सकते हो। कोई भी रोटेशनल मोशन अगर होगा, चाहे दुनिया का कोई भी रोटेशनल मोशन हो, उसके बारे में समझने के लिए तीन टर्म उसके साथ रिलेट करना होगा। कौन कौन सा, जल्दी बताओ। पहला क्या है, दूसरा क्या, दूसरा क्या, और तीसरा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अब देखो इसमें करना क्या है, अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, तब ये तुमको अच्छे से समझाते हैं। एक 3 डायमेंशनल फिगर ले लेते हैं और इस पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट इस तरह कुछ ले लिए, ये ऑब्जेक्ट इस तरह ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ पर और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह घूम रहा है, इसको मान लो इस तरह दिया हुआ कि ये इस तरह घूम रहा है, ये कुछ इस तरह घूम रहा है, ठीक है। तुमको ये बताना है, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिए हैं, इस पॉइंट पर ये इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो और ये बताओ कि ये फिक्स किया हुआ है और इस पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये बताओ कि ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये रोटेट कर रहा, क्यों रोटेट कर रहा है, इसका रीजन क्या दोगे, रीजनिंग क्या दोगे। ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, बदल रहा है, दैट मीन्स दिस बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, अब जब तुमको पता चल गया, ये देख कौन रहा, कोई ना कोई देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर कौन होगा, ग्राउंड पर होगा, क्योंकि मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्वर हैं, लेकिन हम ये ऑब्जर्वर के नाम न, इस ऑब्जर्वर का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इस ऑब्जर्वर को लेकर आना होगा। ऑब्जर्वर हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई ना कोई इस रोटेशन को देख रहा होगा भाई, तो वो ऑब्जर्वर ही होगा। और ये इस ऑब्जर्वर का कंसेप्ट बहुत तो लेकर नहीं आते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर का कंसेप्ट लेकर आना होगा। तो ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा, समझ में आ रहा है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसको देख रहा है। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर इसके 3 टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। अगर ये 3 चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगा तो इस रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल है, और बोल रहे हैं चाहे इंडियन ऑथर हो, चाहे रेस्निक हेलिडे हो, चाहे कोई भी किताब उठाओगे उसमें केवल उल्टा सीधा लिख कर छोड़ दिया है। लेकिन रियल कंसेप्ट क्या है उसको तुमको अगर फील करना होगा तो जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसका नोट्स एकदम सही से तैयार करना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हर्डल है रोटेशनल मोशन। उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स खत्म ही है लगभग, अब कुछ नहीं है। उधर से फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग का खत्म होगा, इधर से रोटेशनल खत्म हो जाएगा। तो सोच के देखो, इस ऑब्जर्वर को इस रोटेशनल मोशन के बारे में अगर कुछ भी सोचना है, कुछ भी डिस्क्राइब करना हो, तो सबसे पहले 3 टर्म को डिफाइन करना होगा। कौन कौन सा जल्दी बताओ। प्लेन ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात बताओ कि अब पहला सवाल उठता है कि प्लेन ऑफ रोटेशन को सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, इस ऑब्जर्वर को प्लेन ऑफ रोटेशन डिफाइन करना होगा। तो ये कैसे डिफाइन करेगा, तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या, ध्यान से देखो कि हर रोटेशनल मोशन का, इसका मतलब ये हुआ कि हर रोटेशनल मोशन का अपना एक प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, और वो जो प्लेन होगा जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है उस प्लेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यही ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट को देखोगे तो ये एक सर्कल बनाएगा, और जो सर्कल बनाएगा उस सर्कल का जो भी प्लेन होगा, मतलब वो जो भी सर्कल जो होता है, कोई भी सर्कल क्या होता है 2D फिगर होता है, कोई भी सर्कल क्या होता है पता नहीं, कोऑर्डिनेट से सब पढ़े हो ना, ये 2D फिगर होता है। 2D के फिगर का मतलब एक सरफेस के अंदर होता है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं। ये जो सर्कल होगा एक इमेजिनरी सरफेस के अंदर होगा, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। तो हम लोग कहेंगे ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है ये जिस सरफेस के अंदर आ जाएगा, जिस सरफेस में रख सकते हो, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका प्लेन कहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर तुम लोग को समझा रहे हैं, इससे क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये मान लो ये सर्कल तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये मान के चलो सर्कल है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर प्लेन है, इसको अगर हम सर्कुलर प्लेन बना दें कि जो पाथ वो पार्टिकल बना रहा था उसके सर्कल को, इसमें बहुत 3 डायमेंशनल होता है सर्कुलर मोशन, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे। ये मान लो हम लोग का सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सोचो ये जो सर्कुलर पाथ ये बना रहा है, मान लो ये सर्कल है, और ये सर्कल जिस सरफेस के अंदर आ जाएगा, जिस सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा सर्कल होगा, जैसे मान लो एक सरफेस बनाते हैं और इस सरफेस में ये लाई कर रहा है, तो ये जो मेरा हाथ है ये एक सरफेस है और इसमें ये सर्कल पूरा का पूरा आ रहा है, तो इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ये जो यार सर्कुलर मोशन का ये प्लेन है।
जैसे मान लो अगर ये सर्कल ऐसे है तो ये बताओ मेरा हाथ ये प्लेन होगा कि नहीं होगा? जैसे ऐसे मान के चलो ना, ये सर्कल है। अच्छा, अब उसका पाथ ऐसा होता है, अब मेरा हाथ ऐसे है, तो ये बताओ कि ये मेरा हाथ इस सर्कल का प्लेन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल उस सरफेस में होना चाहिए। तो ये वाला सरफेस जो होगा, जो मेरा हाथ है, ये वाला सरफेस, ये प्लेन नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाथ को ऐसे कर दें तो इस सरफेस में ये पूरा का पूरा सर्कल का प्लेन आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस ऐसा मेरा हाथ वाला जो सरफेस है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ये क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर मान लो ऐसे सर्कल है तो क्या होगा? प्लेन कौन सा होगा? ये वाला प्लेन होगा जिसमें ये आ जाए पूरा, ये वाला नहीं होगा, ये इसमें सर्कल नहीं आ रहा। तो सिंपल सा देखो, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका प्लेन कौन सा होगा? जिस सरफेस के अंदर ये पूरा सर्कुलर पाथ आ जाए। तो देखो ये जो टेबल है वही प्लेन हो गया। तो ये सर्कुलर मोशन का प्लेन ऑफ रोटेशन डिफाइन करने का तरीका क्या है? पहला काम, उस बॉडी पर कोई एक पार्टिकल ले लो, वो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, और जो सर्कल होगा वो सर्कल जिस सरफेस में लाई करेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो सर्कल है, ये सर्कल कहाँ लाई कर रहा है? ये सर्कल लाई कर रहा है इस टेबल वाले प्लेन में। तो इसको बोलेंगे, ये जो टेबल वाला प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये प्लेन ऑफ रोटेशन है। यहां तक किसी कोई डाउट? अच्छा, अब एक और काम करो, मान लो हम ऐसा कुछ, कोई कहता है कि नहीं सर हम प्लेन है, हम ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा एक मोशन हम देखते हैं, 3 डायमेंशनल ऐसा मोशन एक ले लेते हैं, इस तरह कुछ ले लेते हैं, और इसमें एक रॉड ऐसे है, और ये रॉड क्या कर रहा है? यहाँ फिक्स किया हुआ है। तुमको ये बताना है कि रॉड ऐसे फिक्स किया हुआ है और ऐसे घूम रहा है। तो ये बताओ इसका प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? इसको कोई ना कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा, ऑब्जर्वर इसका प्लेन ऑफ रोटेशन कैसे डिफाइन करेगा? तो उसमें एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करेगा, उस पॉइंट का सर्कल ऐसा दिखेगा, और ये सर्कल कहाँ लाई कर रहा? इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसी प्लेन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल नहीं रहो यार, ये वाला क्लियर हो? तो सबसे पहले हम लोग रोटेशनल मोशन की जब भी बात करेंगे तो वहाँ प्लेन ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। तो प्लेन ऑफ रोटेशन डिसाइड करना बहुत आसान है। उस बॉडी पर कोई एक पॉइंट लो, उस पॉइंट जो सर्कल बना रहा, उस सर्कल को लेकर जो सरफेस बनेगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब जो रोटेशनल मोशन है उसका प्लेन है। यहाँ तक क्लियर सबका? दूसरा क्या? सेंटर ऑफ रोटेशन है। सेंटर ऑफ रोटेशन किसको बोलेंगे? तो कोई भी रोटेशनल मोशन होगा तो वो किसी न किसी एक पॉइंट को कह सकते हो सेंटर मान के रोटेट करेगा, मतलब उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये बॉडी जो है रोटेट कर रहा है किस पॉइंट के अबाउट? जहाँ फिक्स्ड किया हुआ है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, जहाँ फिक्स्ड है, इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे। यहाँ फिक्स्ड किया हुआ तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? तुम कोई भी रोटेशनल मोशन देखो, एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा होगा, और उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ? सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो दो टर्म हम लोग क्लियर हो गया। कौन कौन सा बताओ? सेंटर ऑफ रोटेशन। और सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करता है, उस पॉइंट को सेंटर मान के घूमता है, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। तीसरा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करता है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो क्या होगा बताओ? पहला काम सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगा, और दूसरा काम क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
समझ में आ रहा? तो कौन सा लाइन होगा बता सकते हो? इसे पास करने वाला लाइन कितना होगा? ये वाला लाइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है इस पॉइंट से पास करने वाला। लेकिन तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला लाइन होगा। ये समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन समझ में आ रहा है? एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हो। और ये जो इमेजिनरी लाइन होगा दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये ऐसे सेंस दिखा दोगे, मतलब इस सेंस में घूम रहा बॉडी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। देख लो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगा, लेकिन प्लेन ऑफ रोटेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, कोई बताएगा इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये ना होगा? इससे पास करेगा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इसको ऐसे दिखा देंगे, ऐसे घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस अगर ये तीन चीज समझ गए तो रोटेशनल मोशन पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी रोटेशन देखोगे तो ऑलवेज क्या देखोगे कि एक ऑब्जर्वर जो होगा, जो ऑब्जर्वर उस रोटेशन को देख रहा होगा, द आइडिया ऑफ ऑब्जर्वर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे रोटेशन में किसी किताब में ऑब्जर्वर के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन अगर इसको तुम छोड़ दिए तो रोटेशनल तुमको छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए ऑब्जर्वर को नहीं छोड़ोगे। ऑब्जर्वर जो रोटेशनल मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, पहली बात कि ये कैसे रोटेशन को चेक करेगा, चेक कैसे करेगा कि इसका देख रहा है कि ओरिएंटेशन बदल रहा है इसलिए रोटेट कर रहा। तुरंत नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या होगा? ये ऑब्जर्वर क्या करेगा? तीन चीज़ डिफाइन करेगा। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन, दूसरा क्या? सेंटर ऑफ रोटेशन, तीसरा क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन के लिए क्या करेगा? उस बॉडी का कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करेगा और उस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, वो सर्कल में घूमेगा, जो सर्कल का प्लेन आएगा दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन। सेकेंड, सेंटर ऑफ रोटेशन डिफाइन करेगा। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? किसी एक पॉइंट के अबाउट वो बॉडी रोटेट करेगा ही। देयर मस्ट बी अ सिंगल पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। एक सिंगल पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो बॉडी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। थर्ड क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करने वाली वो सीधी रेखा जो उस प्लेन के, उस तल के, प्लेन मतलब तल होता है, लंबवत होगी। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है। उसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये क्या है कि उस जैसे तुम एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुम ब्रीथ कर रहे हो, वो इसेंशियल कंडीशन है। उसी तरह अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका ब्रीदिंग पार्ट्स यही है, तीन चीज़ें: प्लेन ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वो बॉडी रोटेट कर रहा है तो ये तीन चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ऑलवेज होगा। और तुमको उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो वो तीनों चीज़ तुमको समझना होगा, उन तीनों को डिफाइन करना होगा, तब आगे तुम नेक्स्ट उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो। अदरवाइज रोटेशनल मोशन को भूल जाओ, तब तुमको नहीं समझ में आएगा। तो जैसा हम लोग के लिए ब्रीदिंग इसेंशियल है, तो इसेंशियल पार्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन क्या होगा? इसका ये तीनों टर्म, प्लेन ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, प्लेन ऑफ रोटेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ना, इसके साथ बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आइडिया है कि बॉडी अगर फिक्स्ड है, बॉडी को अगर कहीं फिक्स्ड कर दिए, ठीक है, जैसे मान लो हम इस बॉडी को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर फिक्स कर दिए और फिक्स करके इसको घुमा रहे हैं, ऐसे फिक्स करके इसको घुमा रहे हैं, तो ये बताओ कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा बताओ तो? मान लो ये रोटेट कर रहा, तुमको दिख भी रहा है, ये तुमको दिख रहा है रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोल नहीं रहे हो। तो तुम ऑब्जर्वर हो, तुम क्या हो? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मेन काम क्या है? तीन चीज डिफाइन करेगा, कौन कौन सा? प्लेन ऑफ एक्सिस थोड़ी होता है, प्लेन ऑफ रोटेशन। तो कोई एक पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा है, तो ये जो सर्कल में घूम रहा है उसका प्लेन कौन सा होगा? ये कॉपी वाला प्लेन, तो ये प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया। मतलब ये जो घूम रहा है उसका प्लेन ये वाला होगा। अच्छा, ये सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? देखो, जब ये घूमेगा तो ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाला, ये ऐसा घूम रहा है तो इस पॉइंट के बाद घूम, तो ये वाला होगा। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा?
क्या हुआ आदित्य गुप्ता, ये सब क्या सुन रहा तुम? तो ये पेन वाला जो ये लाइन है जो इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, एक इमेजिनरी लाइन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशन है भाई, सिंपल सा रोटेशन है, तो 3 टर्म डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो। एकदम सही चीज़ पूछा है। अब आते हैं इस पर। जैसे ये बताओ, ये रोटेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? इसका प्लेन ऑफ रोटेशन ये वाला हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन। इसमें ऐसा घूम रहा है, जिस प्लेन में घूम रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो तो ये सर्कल ऐसे कुछ बनाएगा, तो ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया। और कोई बॉडी फिक्स्ड नहीं है, तो वो ऑलवेज जब भी घूमेगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तुम इस बुक्स को रोटेट कराओगे ना, अगर इसको ऐसे फेंक के छोड़ दोगे तो ये घूमेगा, तो पता है हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगर हम इसको रोटेट कराएं, ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम रोटेट कराएंगे, जब भी रोटेट कराएंगे ना, तो देखो ये अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। इस पॉइंट के अबाउट ऐसे कभी नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूम सकता। ऐसे तभी घूमेगा जब फिक्स्ड होगा। लेकिन जब इसको पूरा खुला छोड़ दोगे और घुमा दोगे, तो ये जब कैसा भी तुम घुमाओ, देखो अपने इस पॉइंट के अबाउट ही घूमेगा। तो अगर कोई बॉडी फिक्स्ड नहीं है, देन इट ऑलवेज रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। वो किसके अबाउट घूमेगा? बोलो, बोल नहीं रहे हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका ये हो गया, एक प्लेन ऑफ रोटेशन ये वाला हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला सिचुएशन था, समझ में आ रहा है? ये वाला सिचुएशन में प्लेन ऑफ रोटेशन ये होगा, ये वाला प्लेन होगा। प्लेन कौन सा होगा? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ये ऐसे था, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? ये वाला सरफेस प्लेन होगा। और ये सेंटर के बाद घूम रहा था, सेंटर ऑफ रोटेशन। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मतलब इस सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करने वाला लाइन और इसके प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी। हमेशा बॉडी अगर फिक्स्ड नहीं है तो ऑलवेज जब भी ये रोटेट करेगा तो वो जो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर फिक्स्ड कर दिए, जैसे यहाँ फिक्स्ड कर दिए हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन वही हो गया। फिक्स्ड हो गया तो सेंटर ऑफ रोटेशन वही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तुम्हारा क्या था? रोटेशनल मोशन के साथ ये 3 टर्म बाय डिफॉल्ट आएगा। कुछ भी करो, इन तीनों टर्म को तुमको डिफाइन करना होगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो, तुमसे पूछ दिया, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इस एग्जांपल को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बॉडी ऐसे ले लिया, ये ऐसे कुछ है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। पता है, इसको जब इसको फेंक दोगे तो ये कुछ इस तरह घूमेगा, ये ऐसे रोटेट करते हुए आएगा, ये ऐसे रोटेट करते हुए आएगा, ठीक है? तो ये वाला बॉडी अगर यहाँ से ऐसे घूमते हुए आ रहा है, तुम बताओ ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, ये रोटेट कर रहा है, तो तुम लोग ये सोच के बताओ कि अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस रोटेशन को समझने के लिए या इस रोटेशन के साथ कुछ टर्म हमको रिलेट करना होगा ऑलवेज। कौन सा टर्म रिलेट करेंगे, जल्दी बताओ? तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? कोई भी एक पॉइंट लोगे तो डेफिनेटली ऐसे घूम रहा है, तो यही टेबल वाला प्लेन ऑफ रोटेशन हो गया। और ये फिक्स्ड किया हुआ नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? एकदम सही है, सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इस सेंटर ऑफ मास से पास करे, तो ऐसा कुछ आएगा। ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा।
लेकिन अब देखो यहां आ गया, तब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आएगा? यहां होगा कि नहीं होगा? बोल नहीं रहे हो। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर होगा कि नहीं होगा? फिर सेंटर ऑफ रोटेशन यहां आ गया, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना। और इसको कौन देख रहा था? एक ऑब्जर्वर देख रहा था, मतलब हम लोग देख रहे हैं। ऑब्जर्वर को भूलोगे नहीं, नहीं तो ये रोटेशनल मोशन तुमको भूल जाएगा। अब एक बात बताओ, ये रोटेट कर रहा था, यहाँ भी रोटेशन हो रहा था, इन दोनों रोटेशन एक जैसा लग रहा है या कुछ अलग है? दोनों के बीच में रिलेशन क्या अलग है, बता सकते हो? क्या अलग तुमको दिख रहा है? नहीं, दोनों में आ रहा है। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या दिख रहा है? सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये डिफरेंस कौन देखेगा? ऑब्जर्वर देखेगा। ऑब्जर्वर क्या डिफरेंस देख रहा है? अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। ये बताओ जल्दी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देख रहा है कि रोटेट कर रहा है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? फिक्स्ड है कि नहीं है? तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। जो ग्राउंड से देखता है, अर्थ के ग्राउंड से मतलब ग्राउंड से जो देखता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो कह सकते हो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ क्या है? जल्दी बताओ, बोल नहीं रहो यार। फिक्स्ड है। शुरू का ये मैकेनिज्म है, जैसे तुम ऑर्गेनिक पढ़ते हो ना, तो ऑर्गेनिक का एक मैकेनिज्म होता है। तो पूरे रोटेशन को समझने के लिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सब आइडिया तुमको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर रखना होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम है, ये देख रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या फिक्स्ड है। अच्छा, यहाँ देखो तो यही ऑब्जर्वर क्या दिख रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? चेंजेज इट्स पोजीशन, चेंजेज इट्स पोजीशन। वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंजेज इट्स पोजीशन। नहीं दिख रहा? इसका पोजीशन क्या दिख रहा है? वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर, मान लो ये रामलाल है, तो रामलाल क्या सोचेगा? सोचेगा इस दुनिया में जो भी रोटेशनल मोशन है कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ? कुछ रोटेशन ऐसा है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, और कुछ रोटेशन ऐसा हो रहा है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ अपना लोकेशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा। तब बोला कि नहीं भाई, हम जितना भी रोटेशनल मोशन देखेंगे इस पूरे यूनिवर्स में वो दो ही तरह का दिखेगा। एक जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, तो इसका उसने कहा कि नहीं भाई, इसको अलग से कुछ नाम दे देते हैं, और इसको अलग से नाम दे दिया कि जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा उसका नाम दे दिया प्योर रोटेशनल मोशन। क्या नाम दे दिया? प्योर रोटेशनल मोशन। बोला कि ऐसा रोटेशनल मोशन जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। अगर इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स्ड होगा तो इसका नाम क्या दे दिया? प्योर रोटेशनल मोशन। इस तरह के रोटेशनल मोशन का नाम क्या दे दिया? प्योर रोटेशनल मोशन। देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। लेकिन इसके बाद इसने क्या कहा कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स्ड नहीं है तो इसका नाम नहीं, इसको नाम दे दिया रोलिंग मोशन। इसको नाम क्या दे दिया? रोलिंग मोशन। क्या नाम दे दिया? रोलिंग मोशन। इसका मतलब कि रोटेशनल मोशन कितने टाइप का होगा बता सकते हो? कौन कौन सा? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। शुरू का एक दो क्लास अगर जम के ध्यान दे दिए ना तो मज़ा आएगा ये चैप्टर में। नहीं दिए तो फिर परेशान रहोगे पूरे टॉपिक में। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। अगर देख रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना लोकेशन बदल रहा है, तो इस तरह के रोटेशनल, ये भी रोटेशनल मोशन है और ये भी रोटेशनल मोशन है, ये भी रोटेशनल मोशन है और ये भी रोटेशनल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है?
इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर रहा है, अपना लोकेशन बदल रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, लोकेशन बदल रहा है। लेकिन इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड है। तो इसको बोलेगा प्योर रोटेशनल मोशन और इसको क्या बोलेगा, रोलिंग मोशन। बोल नहीं रहो यार, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या बताओ, रोटेशनल मोशन। कौन कौन सा होगा, पहला प्योर रोटेशनल मोशन, पहला जो होगा प्योर रोटेशनल मोशन, और दूसरा क्या होगा, रोलिंग मोशन। मतलब आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा कि रोटेशनल मोशन कितने टाइप का होगा, तो डायरेक्ट क्या बताओगे, दो टाइप का होगा। एक होगा कौन सा, प्योर रोटेशनल मोशन, और दूसरा क्या होगा, रोलिंग मोशन। ठीक है। और प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा बताओ, एकदम सही है, एकदम फिक्स्ड होगा, और इसमें क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन।